लेवल का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बाद हम देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, उसके बाद कर्ल ऑफ अ वेक्टर, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम। ये वेक्टर से रिलेटेड टॉपिक हैं और प्लस क्या हो जाएगा इनके न्यूमेरिकल। ये हमारे पास पहला चैप्टर है जी वेक्टर्स का, और सबसे जो चलें जी मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, इससे आगे जो है बड़ा करके लिखूंगा। अच्छा, ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं एक्चुअली ना पूरा पेपर मैंने इस पे लिखना है, इसलिए मैं बड़ा लिखूंगा तो फिर वो बार बार मुझे रेज करके करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो टॉपिक है अब आप देखें, ये मतलब गिने चुने 6-7 टॉपिक बनते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट पेपर्स को देखें, जितने भी पेपर हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर एनालिसिस वाला चैप्टर आप कंप्लीट करें, आपका पूरा एक क्वेश्चन यहां से बनता है जी, पूरा 100% पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो यहां से आता है जी, वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर में से। क्लियर? तो इसीलिए पेपर 1 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस की अगर हम सारे के सारे तो ये पूरे का पूरा जो है ना एक क्वेश्चन यहां से जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा, मैं ना इसकी एक जो है ना स्नैपशॉट जो है वो भी आपको जो है ना वो व्हाट्सएप कर दूंगा, ग्रुप में कर दूंगा, इनको दे दूंगा, ये आपको कर देंगे जितने भी हैं, ताकि आपको जो है ना ये सारे का सारा जो है ना वो वैसे भी पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये मैं बता रहा था कि वेक्टर एनालिसिस में से पूरे का पूरा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट आपका आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास चैप्टर आ जाता है सेकंड। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सेकंड चैप्टर है जी, और इसके अंदर जो है हमारे पास जो टॉपिक होंगे, अब मैं आपको ऑरली बता देता हूँ क्योंकि अपना आपको नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसमें कुछ टॉपिक जो है वो बता देता हूँ, वर्बली बता देता हूँ, ऑरली बता देता हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारे पास सेकंड चैप्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके पास्टुलेट, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के 2 पास्टुलेट हैं, आपको पता है, वो 2 पास्टुलेट और इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंस थे, जो आइंस्टाइन थ्योरी जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने वो कॉन्सिक्वेंस दिए थे, जिसमें टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसमें अपना वेलोसिटी में जो चेंज आती है, ये 3 इसके टॉपिक आ जाते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो। इसके बाद ये है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैसे मॉडिफाई किया था लॉरेंस ने, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है, फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो 2 केस कि लॉरेंस को यूज करते हुए हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और जो टाइम डायलेशन है उसको कैसे डिस्कस करेंगे।
तो इसमें हमारे पास जो आ जाएगा बेसिक postulate of special theory relativity। इसमें आ जाएगा जी consequence of theory of relativity। इसमें कौन कौन से थे? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और तीसरा था जो वेलोसिटी में वेरिएशन आती है। ठीक है जी। इसके बाद लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, लॉरेंस कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, और इसके बाद ये प्रूफ आ जाते हैं दो। नंबर 1 E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, और ये आ जाता है M इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ये ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और प्लस इसके न्यूमेरिकल आएंगे। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप जितने भी पास्ट पेपर्स को देखें तो उनमें से एक पूरा क्वेश्चन जो है वो इसमें से आया हुआ जी मोस्टली। तो अभी ये हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स की डिस्कशन के बारे में देखा है, तो इसमें से भी पूरा क्वेश्चन बन जाता है। और अक्सर औकात यानी मेजॉरिटी यानी 80-90% जो है इसमें से पूरा क्वेश्चन एक आ जाता है। तो इसमें से मोस्टली ये इसके स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी आइंस्टाइन के बारे में पूछा जाता है या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 ही इस मेजर टॉपिक आगे फिर इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से लेने हैं? आपने यहाँ से 4 क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है जी, आपने यहाँ से 4 क्वेश्चन लेने हैं, तो ये सिर्फ 2 चैप्टर ही आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जी चैप्टर जो है यहां से रोटेशनल डायनामिक्स, और ये वाला जो पोर्शन है ये हम देख रहे हैं मैकेनिक्स वाला पोर्शन। ये कौन सा सेक्शन देख रहे हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमने अभी वेक्टर एनालिसिस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखी है। ये आ जाएगा रोटेशनल डायनामिक्स, ये वाला चैप्टर जो है। इसमें हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करेंगे जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। तो जब बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी तो ऑब्वियसली उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशंस है जिसमें हम देखेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं या प्रीवियस पेपर्स में, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और दूसरा इसका बनता है रोटेशनल इनर्शिया 4, बल्कि यहां से आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और फिर आ जाएगा रोटेशनल इनर्शिया फॉर सॉलिड ज्योमेट्रीज। अब इस सॉलिड ज्योमेट्रीज में कौन कौन सी आ जाती हैं?
इसमें आ जाता है जी रॉड, इसमें आ जाती है डिस्क एंड हूप, इसमें आ जाता है सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर, इसमें आ जाता है स्फेरिकल शेल, और इसमें आ जाता है सॉलिड स्फीयर, और इसमें आ जाता है रेक्टेंगुलर प्लेट। ये है जी। और ये वाला क्योंकि हमारा जो फोकस होगा वो इन दो चैप्टर्स पे ज्यादा होगा, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन यहां से इजीली जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ चले, मैं एक और लिखता हूँ तो फिर उसके बाद पिक दे दिएगा, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो ये आपके पास एक एडिशनल सेपरेट एडिशनल हम इसको देख रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज इधर से कोई गड़बड़ हो तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हम अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आ जाता है, ये था हमारे पास मैकेनिक्स से रिलेटेड। अब इस मैकेनिक्स से रिलेटेड जो है वो हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है इसके कुछ टॉपिक्स देखते हैं जी। ये तो हमने चैप्टर करने पूरे के पूरे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे जी। वो मैं लिखने जा रहा हूं, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद आ जाता है केपलर्स लॉ। 3 लॉ हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया। प्रोजेक्टाइल मोशन, स्टेशनरी वेव्स, डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड ग्रेटिंग। उसके बाद आ जाएगा बर्नौलीज इक्वेशन, उसके बाद रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाई पावर, हीलियम नियॉन लेजर एंड एप्लीकेशन, डॉपलर इफेक्ट, इट्स केसेस। अच्छा जी, इसके बाद एक ये लिख लीजिएगा,
फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर की बात की थी जिसमें से पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट हर दफा पेपर में आता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो टॉपिक लिखे हैं इनमें से पूरा क्वेश्चन बनता है। रोटेशनल डायनामिक्स इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, और इसमें से जब क्वेश्चन आता है तो फिर साथ न्यूमेरिकल नहीं आता बल्कि इसी की वो पूछ लेते हैं। ये मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, अगर आप पिछले पेपर्स को कंसल्ट करें तो आप ये देखेंगे कि ये टॉपिक जो है ये इनमें से एक आध क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम, ये हर दफा पेपर में आया हुआ है। इज अ वेरी बेसिक, आपने ये मैट्रिक्स से ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं। कैपलर्स लॉ ये हर दफा या मोस्टली जो है वो इसके दो पूछ लेता है, इसके केसेस जो हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये डायफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ मैंने लिखा है, हीलियम नियॉन लेजर जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये नहीं कि ये अगर हम ये सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करें कि डिटेल के अंदर तो हमारे पास एक जो है वो एक दो क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। यहाँ तो आप नोट करें, फिर इसके बाद मैं अगला पोर्शन जो है वो बताता हूँ अभी जी। मैं अभी बता रहा हूं, अभी इसमें थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन रहता है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सिर्फ मैंने अभी आपको दो चैप्टर लिखे हैं, ये लिखे हैं, अभी इसमें ऑसिलेशन का लिखना है मैंने, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये रेज करने लगे इसलिए। ये आप इनको भेज देंगे, ये आपको ना अभी इसका पिक बना के आपको सेंड कर देते हैं। ये करवाने के बाद, इसकी डिस्कशन करने के बाद जब आपकी मुकम्मल सेटिस्फेक्शन होगी तो तब हम लेक्चर को ऑफ करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद लिखा हुआ है जी स्टेशनरी वेव्स, उसके बाद लिखा हुआ है डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड ग्रेटिंग, फिर उसके बाद है बर्नौली थ्योरम, फिर उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाई पावर, उसके बाद हीलियम नियॉन लेजर, फिर डॉपलर इफेक्ट और इसके केसेस, फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप। ये सारे आपके मैं जवाब देता हूं बाद में, जरा आप इसको जरा से नोट करने पे जरा कंसंट्रेट करें। इसके बाद आ जाता है जी चैप्टर ओसिलेशन। ये वेव्स एंड ओसिलेशन वाला पोर्शन है, ठीक है जी। वेव्स भी इसी में आ जाती है। तो यहां से जो मैंने डायफ्रैक्शन वगैरह या ये जो लिखा है अपना डॉपलर इफेक्ट वगैरह वो इसमें ही आ जाएगा। अच्छा, ऑसिलेशन के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा टॉरेशनल ओसिलेटर, और कंपाउंड पेंडुलम। या इसको हम फिजिकल पेंडुलम भी कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा सर्कुलर मोशन एंड
SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद आ जाएगा लसीजियस फिगर्स, ये हमारे पास हैं जी ऑसिलेशन से रिलेटेड। इसके बाद चैप्टर आ जाएगा जी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हम डिस्कस करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसके बाद आ जाएगा न्यूटन रिंग्स और ये इंटरफेरेंस का पोर्शन है जी, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताता हूं जी। वर्क डन, ले जी ये वो वाले टॉपिक और वो वाला पोर्शन जो है उनको नजर नहीं आ रहा। कितना बड़ा लिखूं इससे मैं? नहीं वो स्नैप भेजिए तो फिर भी नहीं उनको नजर आ रहा तो अच्छा बेट ये सुने जरा, मैं आपको ना दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपने इस बारे में परेशान नहीं होना, ये चीज़ें अगर छोटी लिखी हैं बड़ी लिखी हैं उसके बारे में आपने वरीड होना। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए इन टॉपिक के साथ। क्या आप इनको किस तरीके से करना है। ओरिएंटेशन का मतलब तो ये है कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दीज सेक्शन
और किस तरीके से कौन से सेक्शन को करने के बाद हम मैक्सिमम नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं, पर्पज ये है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उस इसके बारे में आपने नहीं परेशान होना कि छोटी हैं या बड़ी हैं, ये आपको स्नैपशॉट मिल जाएगी, मैं आपको भेज दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये देखिए, ये मैंने सारा का सारा जो है ना वो लेआउट जो है ना पेपर 1 की इंपॉर्टेंट जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि एक्चुअली ये नहीं है कि हमने हर चीज़ को करना है और उसके बाद हमने क्वेश्चन सिर्फ 4 लेने हैं। तो समझदारी यही होती है, अक्लमंदी तो ये होती है कि आपने उन 4 क्वेश्चंस के हवाले से ऐसे टॉपिक्स को चूज करना है जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएं और जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़े और उतनी मेहनत में आप उनको अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज कर सकें, उनको आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकें। ठीक है जी। अब मैं आपको दोबारा से जो है वो बताता हूँ पेपर 1 के बारे में। आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब पेपर 1 में जब आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपके पास जो मेजर पोर्शन है वो है मैकेनिक्स का, और दूसरा आपके पास है जी ऑसिलेशन वेव्स का, और तीसरा आपके पास बनता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब ये देखें, हमने थर्मोडायनामिक्स में से एक क्वेश्चन लेना है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में से बड़े आराम से एक क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने इसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट पे नहीं जाना, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं सिर्फ वो वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसको करते हुए आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर हैं, लेकिन उन 3 चैप्टर्स में से मैंने वो टॉपिक लिखे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से क्वेश्चन आता है। उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्क डन, क्योंकि 4 प्रोसेस हमारे पास होते हैं, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और उसके बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये 4 प्रोसेस का वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है जी, ये आया हुआ है पेपर में। उसके बाद कार्नट इंजन, कार्नट थ्योरम और इसकी एफिशिएंसी का फार्मूला जो है, एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है। इसके बाद ये 3 एंड पे जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, इसमें से तकरीबन एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है मोस्टली। एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी, इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको ये डिस्क्राइब की हैं, इसमें बल्कि लिख लें आप। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये देखें, ये वाला जो हमारे पास ये है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो आपके एक क्वेश्चन आपका मैकेनिक्स वेक्टर में से आ गया, एक क्वेश्चन आपका जो है वो अपना स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में से आ गया, एक क्वेश्चन आपका जो है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आ गया। 3 क्वेश्चन तो आपके हो गए, आपको एक क्वेश्चन चाहिए। अब एक क्वेश्चन के लिए हम इंटरफेरेंस वाला पोर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम ये वाले टॉपिक देखेंगे। ऑसिलेशन वाला ये कर रहे हैं, इसमें से हम ये टॉपिक देखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको वो रोटेशनल डायनामिक्स वाला चैप्टर बताया, उसमें से हम देखेंगे, और कुछ टॉपिक देखें उसमें से देखेंगे। तो आपके तो बड़े आराम से जो है वो 6 क्वेश्चन आप यहाँ से आप यू आर एबल टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर इजीली। और ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर कंसंट्रेट करेंगे इन्हीं टॉपिक के ऊपर तो बड़े आराम से जो है आपने अपने 4 क्वेश्चन उसमें से चूज कर लेने हैं। ठीक है जी, ये तो आपका हो गया। साथ साथ आपको इसके न्यूमेरिकल्स के भी हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा, और इसके अलावा भी कुछ जो हैं वो हम पास पेपर को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती या आप समझते हैं कि वो आई हुई हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो बहरहाल ये आपका जो है वो पेपर 1 का प्लान है। तो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर यही कहता हूँ, जो आपसे प्रीवियस भी गए उनको यही कहता हूँ कि बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस पोर्शन, थर्मोडायनामिक्स, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, वेक्टर एनालिसिस। ये 3 चैप्टर या 3 पोर्शन आप कर लें तो आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी हम यहाँ से लेंगे, लाजमी नहीं है कि अब 3 ये किए हैं तो इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन जो है वो कोई गड़बड़ हो जाती है, आपको सपोज करें जी 3 पार्ट है, उसमें से आपको 1 पार्ट आता है, 2 नहीं आते, तो यू हैव टू लेफ्ट, आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी तो आपको आते हैं, आपने सबसे पहले देखना है कि आपको पूरा क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर होता है, तो फिर आप वहाँ से लेंगे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ये है कि आप, यानी कि बताने का पर्पज ये है कि आपके मेजर जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो इन पोर्शन में से तैयार हो जाते हैं। ठीक है जी, तो जब इन्हीं को तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव आती है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाती है। तो अगर आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से तैयार हैं तो आप ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू जो है वो कर सकते हैं।
तो अब अगर आपको पेपर 1 के हवाले से कोई पूछना है तो आप यहाँ पे लिखें, उसका मैं माइक जो है वो अनम्यूट करवा दूंगा, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। ये भी पेपर 1 के बारे में है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे मैसेज लिखे ताकि उसका जो माइक है वो अनम्यूट कर दिया जाए, ताकि वो बोल के जो उसके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है वो पूछ सकता है जी। ये जवेरिया राशिद को कीजिएगा जी अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है अभी। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बेटे माइक थोड़ा सा दूर रख के बोलें, शायद आपकी आवाज़ आए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी जी जी। जी क्या क्वेश्चन है आपका जी? ओके। सर मुझे आपसे ये पूछना था, सर मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने तीन पोर्शन जो है वो स्पेसिफाइड किए हैं, एक वेक्टर मैकेनिक्स वाला, एक थर्मोडायनामिक्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फोर्थ क्वेश्चन जो हम लोग मतलब अपना एक स्पेसिफाइड पोर्शन रख सकते हैं ऑसिलेशन और वेव्स में से, हम अपना लोग माइक थोड़ा सा दूर रखें, स्पेसिफिकली सिर्फ माइक अपना थोड़ा सा दूर रखें, आपकी जो है ना वो नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है इसमें। सर हम फोर्थ पोर्शन में स्पेसिफिकली आप इस तरह करें, आप लिख दें, फिर आप लिख दें नीचे ताकि मैं उसको अंडरस्टैंड कर लूं, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना वो नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, बकरा दिलावर, बरका दिलावर, what about Stokes theorem in vector analysis? When we have to start vector analysis, then we prove and state Stokes theorem. जब ये हम करेंगे तो उसमें ये सारा होगा, और ये वेक्टर एनालिसिस जब हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर में या होपफुली 2 लेक्चर में, बल्कि 1 लेक्चर में माइट भी हम इसको कंप्लीट करेंगे सारे के सारे को। अच्छा, ये अपना कायनात जाहिद खान, इन्होंने लिखा है जी कि हर टॉपिक के सब टॉपिक होंगे अबाउट दो। जब आपको ये सब ये जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो हम इसके सब टॉपिक की बात नहीं कर रहे, मैं आपको सारे के सारे हैंडआउट्स प्रोवाइड करूंगा इसके, और उसी में से आपने इसको तैयार करना है, उसी में से पेपर में भी आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि CSS डजंट मीन कि आपको कोई फिजिक्स में बड़ा उन्होंने करना है। CSS जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सिर्फ ये देखना है कि आप को पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन को कैसे लेके उसका आंसर दे रहे हैं, आप किस तरीके से इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट जो हैं, मैंने ये देखा है कि जब वो मतलब जो मॉक टेस्ट होते हैं तो उनमें उनको बताया जाता है कि भी आपने पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना, लेकिन वो क्या करते हैं, एक टॉपिक है मुकम्मल उसकी डेरिवेशन लिख देते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछा होता है उसके मुताबिक उसकी कंक्लूजन जो है उसके मुताबिक उसको अटेम्प्ट नहीं करते। इसी यही फ़र्क है एक आम स्टूडेंट का और आपका, ये फ़र्क होगा आपने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आप उसको किस तरीके से आंसर को जो है वो कंक्लूड करके निकालते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक एक क्वेश्चन के हवाले से देखें तो लाजमी तो नहीं है कि भी पेपर में अपना जो है वो
कुछ ना कुछ मतलब चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए हमने अपने आप को सेव करने के लिए हम इन सारे के ऊपर कंसर्न करेंगे, इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, तो फिर उसमें से हम 4 क्वेश्चन जो हैं वो लेंगे। मैंने तो आपको ये बताया कि वेक्टर में से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से इसमें से आता है। मैंने साथ ये भी बताया है, सपोज करें आप वेक्टर को स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी को तैयार कर लेते हैं आप एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर उसमें से 3 पार्ट हैं तो एक पार्ट ही आपको आता है, आपको 2 पार्ट नहीं आते, तो फिर तो आपके मार्क्स जो हैं वो तो बड़े मतलब कम रह जाएंगे। तो इसीलिए फिर आप उसको लीव कर दें, आप बाकियों को जो है वो कंसंट्रेट करेंगे, बाकियों में से देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आपको बुक भी रिकमेंड कर दूंगा, वैसे तो मैं आपको सारे के सारे अपने हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दूंगा और कम टाइम में आप इजीली जो है वो उसको कर सकते हैं। जी आपने क्या यार मैसेज इतने ज़्यादा वो भेज रही हैं। पेपर 1 में जो है वो 8 क्वेश्चन आते हैं और आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सॉरी 7 आते हैं, टोटल 8 होते हैं ऑब्जेक्टिव मिला के। अगर आपने इनको अच्छी तरीके से किया हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स पोर्शन में से जो है मैंने आपको बताया था बर्नौली क्वेश्चन हम कर लेंगे, और उसमें से कुछ जो है वो मतलब आपको बता दूंगा, और इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर अगर कुछ चीज़ रह भी गई तो फिर साथ साथ हम कर लेंगे। ये मोहम्मद अजीज साहब कह रहे हैं जी कि 40%, मैं आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड कर सका। 40% क्या मतलब पेपर 1 के? जी अनम्यूट कर दें। मोहम्मद अजीज कौन है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हम ये करेंगे, ये या साथ ये भी साथ तैयार करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भी जो मैंने यहाँ पे बता दी, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली इस तरीके से पैटर्न पेपर का बनता है। आप जब तैयार करेंगे तो उसमें आपको जो इजी लगता है आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपने तो अपने उसके मुताबिक देखना है कि आपकी किस में ग्रिप है और किन पोर्शन में आपकी ग्रिप है और कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, फिर आप वहां से देख लीजिए। वालेकुम सर। हेलो जी जी अजीज साहब। सर, मैंने पास पेपर्स वगैरह कंसल्ट किए थे तो मुझे जो पेपर 1 है ना वो ऑलमोस्ट कोई 30 to 40% आता था, बट पेपर 2 जो है वो मुझे कुछ खास नहीं आता था। तो मुझे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, आपने ये बताया एक्चुअली ना, आपने उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं किया होगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि पेपर 2 इज इजी फॉर पेपर 1। पेपर 2 जो है वो इजी है और पेपर 2 में आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं एज कम्पेयर टू पेपर 1 के। ठीक है जी। अभी क्योंकि मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसमें तो ज्यादा हमें जो है वो अपना कंपैक्ट फॉर्म में जो है वो मिलता है सिलेबस जो है पेपर 2 का। तो उसमें आपके मतलब मार्क्स भी ज्यादा आ सकते हैं पेपर 1 के हवाले से, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, जबकि पेपर 2 जो है वो थोड़ा सा कम्पैक्ट है। तो वो मैं अभी अब उसका भी सिलेबस आपको इधर आउटलाइन जो है वो बताता हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा इजी रहता है। ओके सर, थैंक यू। और कोई? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये इसका कंप्लीशन टाइम जो है डेट डिपेंड्स के कितने लेक्चर होते हैं। वैसे मोस्टली जो है वो 3 आवर्स का एक लेक्चर और तकरीबन 8 से 10 लेक्चरों में ये कंप्लीट होता है, जो करवाता रहा हूँ वैसे रेगुलरली। मुझे 3 साल हो गए हैं इधर CSS को करवाते हुए, इससे पहले भी करवाया। तो इंशाल्लाह ये अगर 8 से 10 लेक्चर हमें मिलेंगे तो ये सारे का सारा जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे।
विद आपको हैंड आउट्स प्रोवाइड करके। तो अब मैं अपना सेकंड पेपर की बात करूं जी, तो दोनों पेपर की बात कर रहा हूँ जी। दोनों पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह 9 to 10, 8 to 10 इतने लेक्चर में हो जाता है, 3 आवर्स लेक्चर में, यानी एक लेक्चर जो है वो अगर 3 घंटे का हो। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी लेआउट बताई है, इसमें से कुछ अगर टॉपिक जो मतलब पॉइंट्स मतलब जो पेपर में आए हुए हैं वो हम साथ साथ भी डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूं, सेकंड पोर्शन पे जाऊं, सेकंड पेपर पे। ये मार्कर एक मुझे नया ला देते तो बेहतर था। कौन सा रखा था? सारे ये देखे ना, ये भी खत्म हुआ हुआ है। नहीं। अच्छा, पहले मैं ना ये सारे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। चीनी तो आपने डाली नहीं है बिल्कुल इसमें, एक चम्मच डाल दो उसमें इसका।
नहीं, इसमें तो आ रहा है पूरा। ये सारी जो स्क्रीन है जा रही है, स्टूडेंट्स नजर आ रही है? ये नहीं, ये पूरी स्क्रीन उनको नजर आ रही है ये वाली? इसकी स्नैपशॉट भेज दें उनको। हाँ, तस्वीर बस पूरा हो गया। ओके, सही है। इसको करें, इनको लेके आए जरा सामने, बताऊँ। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि जो पेपर 2 है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा, यानी उसमें हमें ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं इधर उधर जाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ कॉम्पैक्ट रहते हैं तो हमारा जो है वो पूरे का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें मैंने 3 सेक्शन बना दिए हैं, 3 पोर्शन बना दिए हैं। एक हमारे पास जो पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का है, दूसरा जो पोर्शन है वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, और तीसरा पोर्शन जो है वो मैंने बना दिया सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है जी। अब ये देखें जी, अगर आप ये पिछले पेपर्स को कंसर्न करते हैं उसके मुताबिक ये मैंने चैप्टर लिखे हैं, ये चैप्टर है ये हमारे पास। ठीक है जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और गाउस लॉ, सिर्फ ये 2 चैप्टर जो हैं, ये सिर्फ 2 चैप्टर को ही अगर आप प्रिपेयर करें तो आपके एक क्वेश्चन पूरा आ जाता है जी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में से क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर गाउस लॉ में से नहीं दिया हुआ, अगर गाउस लॉ में से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 2 क्वेश्चन को, यानी कि 2 चैप्टर करने से एक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये हो जाता है। उसके बाद ये एम्पियर्स लॉ और फैराडे लॉ वाले जो चैप्टर हैं इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी। इसमें कैपेसिटर वाला भी चैप्टर है वो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वो भी हम करेंगे, उसके भी है, लिख ही देता हूँ मैं, चलें बाद में देख लेंगे इसको। तो ये वाला, तो एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है अगर हम इसको करें तो यहाँ से बड़े आराम से हमारे 2 क्वेश्चन निकलते हैं, यानी आपको 3 क्वेश्चन आते होंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपने बड़े आराम से जो है वो 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में से। सिर्फ इसी को प्रिपेयर करें, आपके 2 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो पोर्शन है, जो दूसरा सेक्शन है वो है मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक है जी।
इसमें मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, इसमें कुछ चैप्टर नहीं लिखे, सिर्फ टॉपिक बताएं। और ये अगर आप टॉपिक गिने तो कितने बनते हैं, मेरे ख्याल से तो 10-15 टॉपिक बनते हैं। अगर ये 10-15 टॉपिक करें तो आपके यहाँ से भी बड़े आराम से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट थोड़ा सा इसको एनहांस फॉर्म में देखेंगे। कॉम्पटन फैक्ट है, बोहर्स पासुलेट एंड एनर्जी एंड रेडियाई क्वांटाइज्ड, स्टर्न गार्लिच एक्सपेरिमेंट, ज़ीमॉन्स फैक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, हैसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स टू फॉर्म। उसके बाद रेडियोएक्टिविटी एंड ला आ जाता है, हाफ लाइफ, मीन लाइफ आ जाता है, न्यूक्लियर फिजन, बल्कि ये तो मैं कहता हूँ ना करें, आप छोड़ दें। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड स्पार्ट आ जाता है, और उसमें हम मोस्टली जो है वो साइक्लोट्रॉन या लीनियर एक्सीलरेटर आया हुआ है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ग्रिप है तो इसके आगे भी हम 1-2 टॉपिक और मजीद कर सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं की उसके लिए है, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो आगे भी इसके आगे आ जाता है कि ट्रांजिस्टर को हम उसकी इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकते हैं फॉर अपना एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अच्छा, एनर्जी बैंड थ्योरी वाला टॉपिक बताया, जिसमें इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में फ़र्क क्या होता है, और सेमीकंडक्टर डायोड और रेक्टिफिकेशन, जिसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये मैंने सिर्फ लिखा है बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें हम सिर्फ ट्रांजिस्टर की बेसिक के बारे में बताएंगे कि ट्रांजिस्टर के डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये जो न्यूक्लियर, इसमें से बड़े आराम से आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से इसमें से निकल जाते हैं। ठीक है जी, तो यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन 3 होंगे, लेकिन आप बड़े आराम से 2 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप कभी पिछले पेपर को उठा के देखें, ये RLC सर्किट जो है, तकरीबन हर दफा पेपर में ये क्वेश्चन बना है, हर दफा ये पेपर में आता है RLC सर्किट वाला, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो इसीलिए इसको हम अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स दोनों पे कंसंट्रेट करें तो आपके बड़े आराम से 4 क्वेश्चन जो है वो इसमें से इजीली जो है वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये वाला जो पोर्शन है सारे का सारा, ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा मैथमेटिकल पोर्शन है। ठीक है, इसमें हम मैथमेटिकली डेरिवेशंस करेंगे सारी, ये थ्योरेटिकल नहीं है। तो ये सारा का सारा मैथमेटिकल है, और मैथमेटिकल में जो मार्क्स लेना है वो इजी भी है, और इसमें जो है नंबर कटते भी नहीं है। बट यू हैव टू, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने करने के बाद क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, जो उसका कंक्लूजन पूछा हुआ है, उस पर आपने कंसंट्रेट करना है, एंड पे आपने इसको कंक्लूड जरूर करना है। अच्छा जी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो है एनर्जी बैंड थ्योरी वाला मोस्टली आया हुआ है। इसके अलावा क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ही है। इसमें से रेक्टिफिकेशन वाले पोर्शन में पूछ लिया जाता है, ट्रांजिस्टर में पूछ लिया जाता है, बट हम इसमें सिर्फ एनर्जी बैंड थ्योरी को देखेंगे, और सेमीकंडक्टर, डायोड, रेक्टिफिकेशन और ट्रांजिस्टर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। बाकी जो है ना, जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इस वाले पोर्शन पे होगी, इन दोनों पे होगी, ताकि हमारे यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाएंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन में ऑब्वियसली डेरिवेशन आती है। लेट्स सपोज अगर वो कहता है जी अपना कॉम्पटन फैक्ट के बारे में पूछता है, तो कॉम्पटन फैक्ट तो सारी डेरिवेशन है, उसको डेरिवेट करके आपने इसका एंड पे रिजल्ट निकालना है। डेरिवेशन करने के बाद आपने इसको कंक्लूड करना है। इसी तरीके से सपोज करें जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सपोज करें जी वो कहता है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज, बट इस तरीके से नहीं कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, वो कहता है शो दैट whenever this ring is acting as a point charge। अब करनी सारी डेरिवेशन है, लेकिन आगे फिर हम इसको थोड़ा सा स्पेशल केस बना के उसका कंक्लूड करेंगे रिजल्ट। अगर आप वही लिख के आ जाएंगे तो फिर नहीं होगा, एंड पे उसका कंक्लूड करेंगे तो तब आपको मार्क्स मिलेंगे। और जब वो कंक्लूड करेंगे तो यही आम स्टूडेंट से आपका फर्क होगा। आता तो उसको भी होगा, आपको भी आता है, लेकिन जब आपने करने के बाद, पूरी डेरिवेशन करने के बाद एंड पे उसको जब आपने 2-3 लाइनों में या 2-3 स्टेप में एक केस लगा के उसको आगे फाइंड आउट करना है या उसको डिस्कस करना है, वो डिफरेंस होगा आपका और बाकी स्टूडेंट्स का।
तो ऑब्वियसली जो सब्जेक्टिव पोर्शन आता है तो उसमें डेरिवेशन लाजमी है। देखिए जी, पेपर की जो अपना सपोज करें, क्योंकि ये तो अभी आपने सिर्फ लर्न करना है ना, पेपर तो आपको आइडिया तब होगा जब आप मॉक टेस्ट में जाएंगे या आप कोई टेस्ट देंगे, तब आपको पता चलता है। इसमें मार्क्स लेने का जो सबसे अपना अच्छा जो पैटर्न, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर फिगर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन विद डेरिवेशन, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर। ये तरीकेकार होता है, इस तरीके से आप चलेंगे तो फिर आप अच्छे नंबर लेंगे। देखें जी, जो आपकी बुक है, रिकमेंडेड बुक जो है वो तो है हैलिडे रेजनिक की, जो रिकमेंडेड बुक है आपकी सिलेबस की, हैलिडे रेजनिक, उसका एडिशन 4 ले लें, एडिशन 5 ले लें, वो आपका है रिकमेंडेड, हम करवाएंगे भी वहीं से। लेकिन हैलिडे रेजनिक में ये है कि उसमें सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, उसमें डेरिवेशन नहीं है, तो इसीलिए फिर हम इसको डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। हाँ जी, अगर आपको किसी ने अभी किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे लिखें, फिर उसको मैं अपना उसका अनम्यूट करता हूँ अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है आपके लेक्चर का। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट करता हूँ जी। चौधरी हमजा को करेंगे अनम्यूट। अच्छा हमजा, ये किसको कर रहे हैं आप? हाँ, चौधरी हमजा, ठीक है जी सलाम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल ये है कि ये सीएसएस की अगर हम फिजिक्स की तैयारी करते हैं, हमारा पीएमएस इससे किस हद तक कवर हो जाता है? ये रिपीट करें। सर, अगर हम सीएसएस की फिजिक्स की तैयारी करते हैं, हमारा पीएमएस किस हद तक इससे कवर हो जाता है? पीएमएस में भी तो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना? हाँ बिल्कुल, ये हो जाता है जी। पीएमएस का भी यही सिलेबस है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, थोड़ा सा पैटर्न का चेंज होगा। बाकी अगर आप ये कर लेते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, एक्चुअली जो है ना, इसमें कुछ पोर्शन एमएससी का भी इंक्लूड है, लेकिन मैंने वो पोर्शन रखा है क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने सिर्फ एफएससी में फिजिक्स पढ़ी है, फिर इंजीनियरिंग में जाकर सिर्फ उन्होंने फिजिक्स को थोड़ा सा टच किया है, डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मतलब बीएस ऑनर किया हुआ फिजिक्स में, या उन्होंने एमएससी फिजिक्स की हुई है, तो उनके लिए थोड़ा सा फिर एक्सटेंडेड होता है, काम आगे चला जाता है। लेकिन जो मतलब कंसंट्रेट करते हैं, जो अपना मतलब मेजोरिटी जो है, उसके लिए ये सिलेबस डिजाइन, ये टॉपिक मैंने इस तरीके से लिखे हैं ताकि इसमें, अब जैसे अभी ये हमजा मुख्तार, इन्होंने बताया जी कि भी इन्होंने एफएससी में मतलब अच्छे नंबर हैं इनके फिजिक्स में, और मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स लिए इन्होंने, और इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है जी। तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स अगर आप कोई और सब्जेक्ट लेते हैं फिजिक्स की अपना के लिहाज से, तो वो तो आपके लिए बिल्कुल एक नया होगा। तो फिजिक्स में कम से कम आपने अगर एफएससी में मैट्रिक में पढ़ी हुई है तो आपको नो है, उसके बेसिक कंसेप्ट हैं, तो ये आपके लिए इजी है, आपको ये सब्जेक्ट जरूर लेना चाहिए, और इसमें आप बाकी सब्जेक्ट की निस्बत ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। कम टाइम में कम मेहनत के साथ जो है वो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने के लिए जो है ये इसमें वो नहीं है, अपना थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपके नंबर आएंगे, ठीक है ना। सिर्फ इसको सर दूसरा तैयार सवाल नहीं जी सर, दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि मैंने भी जिस तरह ए लेवल्स किया हुआ है, फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। अब सिविल इंजीनियर्स ने जो है वो इंजीनियरिंग इतनी नहीं पढ़ी होती जितने मैकेनिकल ने या एरोनॉटिकल ने या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने पढ़ी होती है। तो हम एज ए सिविल इंजीनियर हम किधर स्टैंड करते हैं इस पे? आपके ख्याल से मेरी कितने नंबर की इसके अंदर शॉर्ट होगी कि मैं इतने नंबर आपके ख्याल से ले सकता हूँ इसके अंदर, अगर मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ आपके साथ? मैं तो जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं तो उनको यही करता हूँ कि अगर आपने फिजिक्स पढ़नी है, और जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं ना आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, ना यहाँ पे कुछ स्लाइड्स चलेंगी, ना कुछ तरह का सिस्टम होगा, ना आपको रीडिंग करवाई जाएगी, ना आपके ऊपर वो छोड़ा जाएगा। आपको इंशाल्लाह सारी की सारी जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे डेरिवेशन करवाऊंगा।
सारे के सारे आपको समझाऊंगा, उसके फिर आपको हैंड आउट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो फिर और आपको बताया भी जाएगा किस तरीके से आपने पेपर करना है। तो फिर जब इस तरीके से बताया जाए और इस तरीके से आप प्रिपेयर करें, तो मेरा तो ख्याल है कि 150 160 से ऊपर ही जाने चाहिए नंबर आपके, नीचे तो होना ही नहीं चाहिए किसी का भी। 150 से ऊपर आप जितने मर्जी ले लें, 170 लें, 180 लें, 190 लें, ले सकते हैं। इज नॉट मतलब इम्पॉसिबल तो है। मेरे जैसे बैकग्राउंड के साथ भी, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग के साथ भी आप समझते हैं कि 150 तक लिए जा सकते हैं? अब आपके मुझे माइंड का तो नहीं ना पता, सही सी बात है सर, वो तो रिलेटिव है। मैं वो आपने जैसे बताया है कि आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो मेरे हाल से ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली आप इसको गेन कर लेंगे, बड़ी इजीली पिक कर लेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। हाईएस्ट स्कोर जो है वो 190 तक भी आए हुए हैं, एवरेज स्कोर जो है वो 130 से ऊपर जाते हैं जी, 130 140 से ऊपर आते हैं, 151 इस तरह करके आते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया है कि आपने पेपर को किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो मुश्किल नहीं है। चले जी, ये अनम्यूट किसने कहा है जी? मोहम्मद उमर जमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये दोनों पेपर के आखिर में जो है राइट अ शॉर्ट नोट, ये वाला क्वेश्चन भी है सर, तो इसका थोड़ा बता दें सर। जी जी, दोबारा बताइए, क्या कहा आपने? सर दोनों पेपर्स के आखिरी जो क्वेश्चंस है, पेपर 1 और पेपर 2 जो है, तो इसमें सर क्वेश्चन आते हैं सर राइट शॉर्ट नोट्स। हाँ जी, ठीक ठीक, इसके बारे में थोड़ा बता दें सर। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी उमर साहब। जो आपके दोनों पेपर होते हैं, इसमें जो आखिरी पार्ट या आखिरी जो क्वेश्चन होता है वो आता है राइट अ नोट। ठीक है, एक पेपर में 2 नोट लिखने होते हैं, एक में आपने 3 लिखने होते हैं, 4। अच्छा, एक चीज़ है ये है कि मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के ऊपर नोट लिखते हैं तो उसका कोई लिमिट डिफाइन नहीं है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है। क्योंकि जो पीछे वाले आपके क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पास एक लिमिट, आपको एक क्वेश्चन में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने इस पे जाके एंड करना है, वो करना है, वो आपके लिए बेहतर होता है। तो नोट वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें मार्क्स कम आते हैं, जो चेकिंग करने वाला एग्जामिनर होता है वो उसमें कम मार्क्स जो है वो देता है। इसीलिए बहुत ही मतलब आपका कोई ना हो रहा हो, या आप उस नोट वाले में अगर आपको क्लियर है, जैसे सपोज करें मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन अ न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर लिखेंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन की कोई लिमिट्स नहीं है, आपने उसके कितने साइकिल लिखने हैं, उसको कौन सा किसको एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए उसके नंबर आपको पूरे नहीं आएंगे। लेकिन सपोज करें अगर आपको वो नोट कहता है राइट अ नोट ऑन अ लीनियर एक्सेलरेटर, तो आप इस पे लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर एक्सेलरेटर का पता है आपको, इसका प्रिंसिपल होगा, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, इसकी वर्किंग होगी, आपको मिल जाएंगे नंबर। तो इसीलिए नोट में आपने वो जिस पे लिखना चाह रहे हैं उसको देखना है कि उसकी लिमिटेशन क्या है। अगर तो आपको उसकी लिमिटेशन की समझ आती है तो फिर आप उसको लिखें, अदरवाइज फिर आप उसको स्किप कर दें। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन लिखेंगे तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, इसलिए आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको जैसे कि एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो एनर्जी बैंड थ्योरी और हमें ये पता है इंसुलेटेड कंडक्टर सेमी कंडक्टर तक एक्सप्लेन करके ये टॉपिक खत्म होता है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये जी, हमजा अली कहते हैं जी, जिससे इंजीनियरिंग करवाई गई हो जबरदस्ती, थोड़ा उनके बारे में अपने ख्याल खास कीजिए। भाई आप बेटे, ये तो आपका इंटरेस्ट है ना, जबरदस्ती की है या आपने जिस तरह किया है, अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें आपके अंदर कोई इंस्पायरेशन है, तो आप इस तरफ आ रहे हैं। तो आम बच्चा तो इसको इसकी तरफ नहीं आएगा ना। तो अगर आपके अंदर इंस्पायरेशन है, आप मतलब उसको क्लियर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किसी जगह पे एलोकेशन हो किसी अच्छी पोस्ट के लिए, तो तब भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये फिजिक्स और ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, ये आपकी लगन और इंस्पायरेशन पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर इंस्पायरेशन होगी,
जितना ज़्यादा आप कमिटेड होंगे उतने ज़्यादा नंबर लेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी अच्छी जगह पे एलोकेशन भी होगी। और ये कोई चीज़ तो ऐसा है ही नहीं कि नामुमकिन हो। आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो आप भी उनमें से एक हैं। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा। अच्छा जी, टेक्निकल लेवल मैंने आपको बताया कि जब हम इसको साथ साथ करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि जब आपके पास नोट्स आएंगे तो आप नोट्स प्रिपेयर ही करेंगे तो उसमें वो सारा उसी पैटर्न पे लिखा हुआ है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो फिर आप उसको जब आपने पढ़ा होगा तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि अपना ये स्टूडेंट ने पूछा जी कि कितना टाइम चाहिए अनदर क्लासेस के लिए, तो ये एक्चुअली आप इसको जब आपको पढ़ाया जाएगा तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको 1-2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी क्लासेस के लिए आपके पास टाइम बचेगा, तो ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ना तो कोई नोट्स तैयार करने हैं ना कोई आपने ढूंढने हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी, आपने बस उसको याद करना है, देखना है। क्लास कब से स्टार्ट होगी जी, ये आप ये एडमिन वाले बताएंगे कब स्टार्ट होगी, जब उठेंगे हम कर देंगे। अच्छा, किसी लोकल ऑथर से भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, मार्केट में अवेलेबल हैं बुक्स, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वो वाली चीज़ दूंगा। अगर आप मार्केट से कुछ देखना चाहते हैं तो मार्केट में भी अवेलेबल है लोकल ऑथर्स की बुक्स। मैंने पहले आपको बताया कि हालिडे रेज़निक को तो आपने बिल्कुल नहीं टच करना, क्योंकि वो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप हालिडे रेज़निक को स्टडी करें, उसमें से आप क्वेश्चन को पिक करेंगे, उसको आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है ना। तो ये क्योंकि शॉर्ट टाइम है, इसमें जितनी कम्पैक्ट फॉर्म में जितनी छोटी चीज़ और जितनी अच्छी और कम्प्रीहेंसिव आपको चीज़ मिलेगी वो आपके लिए बेहतर होगी। ये नोट्सों में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुक है अपना CSS के लिए वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी तो आपको वो नहीं मिल सकेगी क्योंकि वो अभी अंडर प्रोसेस है, उसमें कुछ प्रूफ रीडिंग कोई इस तरह का चल रहा है। बाकी मैं आपको नोट्सों के अलावा जो है वो एक बुक जो है वो शेयर करूँगा, और वो बड़ी फंडामेंटल और बड़ी बेसिक लेवल पे बुक है, फॉरेन ऑथर की है। तो वो बुक जो है वो मतलब उसमें से सपोज करें अगर आपको कोई टॉपिक नहीं इधर से मिल रहा, या जो कुछ टॉपिक जो है अगर आप अपने तौर पे करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, MCQs के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि MCQs क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं, जब आप ये टॉपिक सारे प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद आपको कोई पर्टिकुलर MCQs की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ MCQ जो पास पेपर के हैं वो मैं आपको हैंड आउट्स प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वही देखेंगे तो अक्सर जो मैंने देखे हैं तो तकरीबन 40-50-60% MCQs वही रिपीट होते हैं बार बार इसके एग्जाम के अंदर। तो ये बड़ा आपके पास एक बहुत बड़ा एज है कि 20 मार्क्स में से आप बड़े अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो 1-2 MCQs शायद आपके लिए मुश्किल हो, बाकी जो है वो बड़े आसान होते हैं, मुश्किल नहीं है, ईजी होते हैं। चलें, अगर आपको कोई अच्छी नोट्स मिलते हैं या कोई बुक मिलती है तो हम जब क्लास शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप को कोई प्रॉब्लम हो वो आप उसमें प्रॉब्लम को क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसमें शेयर कर लीजिएगा, तो हम सारे डिस्कस कर लिया करेंगे। कोई बुक आपको मिलती है, कोई नोट्स मिलते हैं, या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम उसमें शेयर कर लिया करेंगे। और ये हमारा कॉन्टैक्ट जो है ये तब तक रहेगा जब तक आप एग्ज़ाम नहीं देते। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये ग्रुप भी ख़त्म हो जाएगा। अब्दुल्ला खान को अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी और यूएस हिस्ट्री ले रहा हूँ, लाइक ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं सेक्रीफाइस करूँगा, मैं फिजिक्स लेता हूँ। ज्योग्राफी का तो अभी आगाज हुआ है तो आई गेस, लेकिन यूएस हिस्ट्री काफी पढ़ लिया मैंने।
आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही थी। सर 2 मिनट में करता हूँ कुछ। सर बेहतर है? हाँ सर बेहतर है। जी 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 बोलें। हेलो सर बेहतर है? जी जी बेहतर है, बोलें जी। जी सर, मैं कह रहा था सर, मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी और यूएस हिस्ट्री ले रहा हूँ, और यूएस हिस्ट्री हमने काफ़ी पढ़ लिया, लाइक मैंने काफ़ी पढ़ भी लिया है। और अगर मैंने कुछ सेक्रीफाइस करना है, मतलब मैंने तमाम 5 सब्जेक्ट्स चूज किए हुए हैं, तो अगर मैंने फिजिक्स लेना है और मैंने सेक्रीफाइस करना है, मैंने यूएस हिस्ट्री और ज्योग्राफी करूँगा। और ज्योग्राफी में करूँगा क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा है, मार्क्स रिलेटेड कम है, 200 मार्क्स का सिलेबस है अपेरेंटली। लेकिन यूएस हिस्ट्री मैंने काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया है। तो अब मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, फिजिक्स मेरी पहले भी अच्छी थी, इंजीनियरिंग भी मेरी लाइक मैं काफ़ी मैथमेटिकल ओरिएंटेड हूँ। सो मैंने पास पेपर्स देखे हैं, मैं काफ़ी हद तक कर सकता था। पेपर 2 में ऑलमोस्ट 100% सॉल्व कर सकता हूँ अभी इस कंडीशन में, जब मैंने काफ़ी अर्से से कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन मैंने अब ऑब्वियसली कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ा हुआ है मैंने सेक्रीफाइस करना है इसके लिए। अब मेरा एक कंसर्न है क्योंकि ये काफ़ी बाइनरी सब्जेक्ट है, या तो आप सही करेंगे या गलत करेंगे। तो ये मेरी लाइक प्रेजेंट कंडीशन है, तो मैंने एक फाइनल पुश चाहिए मुझे इसे ऑप्ट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है लाइक इस वक्त में मेरे लिए सही सब्जेक्ट है या नहीं? मैं इसके तरफ मेरे पास मेरा टिल्ट है, ऑफ कोर्स है, लेकिन जस्ट एक फाइनल पुश। हेलो। अच्छा आप जरा मुझे यहाँ पे मैसेज लिखिएगा कि आपने क्या किया, क्या हुआ आपकी, मतलब इंजीनियरिंग किस में है, ये जरा ये मुझे बता सर दीजिए। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है मेरा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। जी ओके। जी जी जी। तो मैं मेरे ख्याल से तो आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगा ये अपना सब्जेक्ट जो है, क्योंकि बाकी तो आपके लिए वो आपने किया तैयार, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन होगी इसमें, लेकिन इसमें बनस्बत उनके जो है आपको कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स आप अटेन कर सकते हैं। ये तो मेरी तो ये है। और बल्कि मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में हैं, जिन्होंने मतलब इंजीनियरिंग में भी फिजिक्स पढ़ी है, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपका जो सेकंड पेपर जो है इसमें तो तकरीबन सारे का सारा पोर्शन जो है वो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जी की है। आपके जी सर। हाँ सर, वो मैंने अंदाजा लगा लिया था, मैंने देखे हैं पास पेपर्स, तो मैं मोस्टली 90 to 100% कर सकता हूँ अभी अभी भी जिस स्टेज में मैं हूँ। काफ़ी तो अरसे से पढ़ा नहीं है, लेकिन कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको करें, बल्कि अपना जब ये आपका इजीली हो जाएगा तो इतना जो स्पेयर टाइम होगा आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं। सही है, ठीक है सर, मैं फिर I'll go for it then, I'll do so। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको जो है वो मतलब जो मैंने डिस्कस किया है इसकी तकरीबन समझ आ चुकी होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इसमें ये था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि आपने क्या पढ़ना है और इसकी लेआउट क्या है और कौन से टॉपिक जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इन कौन करें करें, मुझे तो कुछ नजर नहीं, करें करें। उधर से नजर आती है, टाइम हो गया वैसे। जी सैयद बुरहान। जी सैयद बुरहान, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। अच्छा अपना सैयद बुरहान, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे अपना मैसेज भी कर सकते हैं। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा।
तो ले जी डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह जब क्लास शुरू होगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम वेक्टर एनालिसिस से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जब आपको करवाया जाएगा तो इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है कि आपको मतलब इसकी समझ भी आएगी और आपका इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप होगा। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी।